वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ग्रामर में मास्टरी हासिल करने की 50 दिन की क्लास कर रहे हैं। आज का हमारा डे 5 है। तकरीबन 1000 स्टूडेंट रोज इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो रहे हैं होंगे जो सीधे डे 5 पे पहुंचे होंगे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डे 5 को सीधे से स्टार्ट ना कीजिए, आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए। ये 50 दिन की मास्टरी हासिल करने का जो है लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो आप 50 दिन दीजिए। एक बार आपने 50 दिन दिया तो फिर आपको ग्रामर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना जो स्कोर है वो स्कोर 250 नंबर में एसएससी सीजीएल में 220 नंबर या इससे ऊपर लाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने किया है, मेरा 12 नंबर स्कोर था, जैसा आपको मैंने बता रखा है कि 46 मैंने पहुंचाया है। 95 से टीयर 2 में 163.5 पहुंचा है मेरा स्कोर। तो ये जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी पढ़ने के लिए, बगैर कोचिंग का था मैं, तो वो स्ट्रेटजी के थ्रू ही मैं आपको ग्रामर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है उस नॉलेज के थ्रू मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप स्कोर अपना अच्छा कर सके। अगर स्ट्रेटजी आपने पूरी तरीके से 50 दिन तक अप्लाई किया तो आपका स्कोर निश्चित ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 30 दिन के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, आपको ग्रामर का बहुत ज़्यादा पार्ट आता है। आज जो हम बात करने वाले थे वो बात करने वाले थे वर्ब, बेसिक और एडवांस की। लेकिन उसके पहले एक टॉपिक रह गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत आता है, और इसका किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, तो मैंने सोचा पहले इसको डिस्कस कर दूं। तो आज हम बात करेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग की। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होता क्या है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वो होता है जैसे कि सेंटेंस में अगर कोई वर्ड जिसकी जरूरत ना हो, अगर हम उसको रख दें तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। और स्लैंग जैसे कि हम कोई शब्द आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं और वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, और सेंटेंस में अगर हम रख दें तो जब हमें एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेगा तो हम, क्योंकि वो डेली यूज में है हमारे, तो हमें पता नहीं चलता है। तो ये आज हम पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन और स्लैंग। ये जो टॉपिक है ये कोई भी टीचर आपको क्लियर तरीके से पढ़ाता नहीं है, और इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि रूल्स पे कम, एक्सेप्शंस पे ज्यादा बनते हैं। तो मैं जितना चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया है। तो जो नॉलेज मैंने गेन किया है वो नॉलेज मैं आपके साथ इम्पार्ट करना चाहता हूँ। ये क्लासेस आप रेगुलर मेरे हिसाब से कीजिए अगर आप चाहते हैं। अगर आप वीक हैं, आप एवरेज हैं, अगर आपको स्कोर करना है टॉपर की तरह, तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। जैसा कि ये हमारा माइंड बाउल है, मैं हर अपने वीडियो लेक्चर में इसको जानबूझ के डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यही वो चीज है। पढ़ने से ज्यादा आपको इस माइंड बाउल को समझने की जरूरत है, कि जैसे इस माइंड में हमने अपने डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 फिल कर लिया था, आज हमको डे 5 फिल करना है। तो माइंड स्टोर तो करता करता है, साथ में भूलता भी बहुत है। तो कुछ पार्ट इसका भूल गया होगा, इसको हमको रीफिल करना है। तो रीफिल करने के लिए हम करते क्या है, अपना वीडियो पॉज करते हैं। अगर इसके पहले हम 12 मिनट का वीडियो पॉज कर रहे थे, तो इसमें आपको थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है। अब 14 मिनट का वीडियो पॉज कीजिए और इस चीज को एक बार और फिर से समझिए, कि जैसे आज 5वां दिन है, तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कर रहे हो, अगर ये प्रिपेयर, तो आज आप डे 1 को रिवाइज कर रहे होगे, फिर डे 2 को रिवाइज कर रहे होगे, डे 3 को रिवाइज कर रहे होगे, डे 4 को रिवाइज कर रहोगे। 12 से 14 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट का ये बोलना था कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, सर नोट डाउन करने में टाइम बहुत खर्च होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि टाइम खर्च कीजिए। जब आप टाइम खर्च करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपका इन क्वेश्चन के साथ, इन चीजों के साथ आपका थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ेगा। जब इंगेजमेंट बढ़ेगा तो जब आप रिवीजन करने जाओगे तो मेमोरी में फीड बहुत अच्छे से होता है। तो आप इसको देखिए, पूरी वीडियो देखिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद रिवाइज कीजिए जैसा कि मैं बता रहा हूं। तो अगर आप डे 1 को लगातार रिवाइज कर रहे होंगे 4 दिन से, तो आज उसको जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो बिल्कुल आपको याद है। इसी तरह डे 2 भी आपको काफी हद तक याद मिलेगा, डे 3 भी काफी हद तक, और डे 4 भी। जो भी लीकेज हो रहा है उसको सीधे यहीं पे फिल कर लीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग। उसके पहले कुछ एक्सरसाइज जो मैंने डे 3 एंड डे 4 में दिया था, तो उसके मैं यहाँ पे आपको पहले सोल्यूशन दे देता हूँ। जो डे 3 में मैंने एक्सरसाइज दिया था उनका सीक्वेंस है, मैंने उसमें नंबर नहीं लिखा था, लेकिन अगर आप फर्स्ट पेज से, फर्स्ट स्लाइड से निकलेंगे लास्ट स्लाइड में, तो ये सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन है। जो लेफ्ट साइड में है उसका रॉन्ग है, और राइट साइड में उसका मैंने चेंज करके राइट रखा है। तो आप अगर इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपसे कोई इरर हुआ होगा, तो अगर आपने मेरी क्लासेस सही से की होगी, तो उस क्लासेस में मैंने ये सारे के सारे रूल पढ़ा रखे हैं। आपको इसको पढ़ते वक्त ही याद आ जाएगा, अच्छा सर ने ये चीज पढ़ाया था यहाँ पे, और ये चीज ऐसा होता है। और डे 4 की एक्सरसाइज में मैंने यहाँ भर दिया है। आप इसको पॉज करके समझ लीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये सारे के सारे रूल मैं एक बार आपको बता चुका हूं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने जानबूझ के वही एक्सरसाइज आपको दी थी जिसके रूल मैंने खुद एक्सप्लेन किए हैं।
ये पोज करके आप नोट डाउन कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर मुझे कि कितने परसेंटेज आपने सही किए हैं। जैसे 11 में कितने सही किए हैं, पिछले 17 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं, और आप कितना परसेंटेज नॉलेज ले रहे होगे। अगर आप 100% कर लोगे, अगर आपने चार के चारों वीडियो जो हमारे हैं वो मेरे हिसाब से अगर देखे होंगे, तो अगर मेरे हिसाब से आपने नहीं देखे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। दो मैंने सारे क्लासेस में ये क्वेश्चन कराए हैं, ये रूल्स एक्सप्लेन किए हैं और बहुत आराम आराम से रूल्स को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लासेस की कि स्लैंग क्या होता है। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन है, ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विथ डिले। लास्ट ऑप्शन होता है आपका नो एरर। ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले। हम बोलते हैं कि साइन कर दो, जनरली होता है जो हमारा आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें हम बोलते हैं कि फला जगह साइन कर दो, फला जगह साइन कर दो, पर ये ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड नहीं है। साइन नहीं होता है, होता है सिग्नेचर। तो ये है आपका स्लैंग। क्या है? स्लैंग। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको सही से नहीं पता होगा तो पता चला कि आप जिस पार्ट में एरर होगा उसके दूसरे पार्ट में आप एरर लगा बैठोगे। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। यहां पे रिपीट का जो मतलब होता है वो किसी चीज को दोबारा बोलने का ही होता है। रिपीट के साथ जो हम अगेन लगाए हैं ये एक्स्ट्रा वर्ड है आपके पास। अगेन सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीट का मतलब ही होता है कि चीज को दोबारा से बोलना। क्वेश्चन जैसे एक बार बोला है, क्वेश्चन को दोबारा से बोलना। अगेन का मतलब दोबारा होता है, तो रिपीट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को दोबारा बोलो। तो एक बार रिपीट में दोबारा आ चुका है तो दोबारा आपको फिर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगेन लेने को आपको जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह बनता है। आप सेंटेंस को देखिए, पढ़िए और इसको समझिए। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अगर हमको ये चीजें नहीं पता है कि सुपरफ्लुअसटी कहां से आ रही है, कहां एक्स्ट्रा वर्ड लग रहा है, किसके साथ कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा होता है, तो हम क्वेश्चन इरर कर बैठेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ द शेक्सपियर। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू जो फ्रेज है इसका जो यूज है वो फर्स्ट पर्सन के साथ अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, वी, अस। तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू अस नहीं लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू यू लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ अकॉर्डिंग टू नहीं लगाते हैं, इसका यूज अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम इन माई ओपिनियन लिखते हैं। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई टुक ए डेज लीव टू अटेंड ए डियर डिपार्चर फ्रेंड्स फ्यूनरल सर्विस which was to be conducted by his family priest। फ्यूनरल का मतलब होता है एक तरीके की सर्विस, डेथ सर्विस होती है। जब हम जाते हैं किसी के शोक मनाने के लिए, जब उसका अंतिम वो हो रहा होता है, फ्यूनरल हो रहा होता है, जैसे जलाने वलाने का प्रोसेस चल रहा होता है, तो फ्यूनरल का मतलब होता है विदाई समारोह। विदाई समारोह क्या बोलते हैं कि शोक समारोह हो रहा होता है। तो ये एक तरीके की सर्विस ही होती है। तो इसके साथ जो सर्विस वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो गलत होता है। फ्यूनरल सिर्फ फनरल आता है, फ्यूनरल के साथ कभी भी हम सर्विस का यूज नहीं करते हैं। तो ये सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे वर्ड एक्स्ट्रा लिया गया है जिसकी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज राइट एंड प्रॉपर। या तो आप राइट इस्तेमाल कीजिए या तो आप प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज द राइट थिंग टू डू या फिर प्रॉपर थिंग टू डू। राइट और प्रॉपर का एक साथ इस्तेमाल करना सही नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है। ही विशेस टू ज्वाइन लेक्चररशिप बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इज ए पीसफुल प्रोफेशन। लेक्चररशिप जो होता है ये आपका स्लैंग है। लेक्चरर में लेक्चररशिप नहीं बोलते, इसको लेक्चरशिप बोलते हैं। तो एक आर इसको हटाएंगे तो हो जाएगा लेक्चरशिप। तो लेक्चररशिप नहीं रहता है, जो सही वर्ड होता है, ग्रामेटिकल करेक्ट होता है, वो लेक्चरशिप होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम के। ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। दे वर क्वाइट ऑल राइट, दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे स्टार्टेड आर्गुइंग विथ सो कॉल्ड ऑफिसर। क्वाइट एंड ऑल कभी साथ में नहीं आता है, यहाँ पे साथ में यूज किया है। तो इस तरीके का जो है सुपरफ्लुअस थिंग है। आपको यहाँ पे क्वाइट हटाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। स्टरडे इन नाइट ही केम टू डिनर। कल रात में, कल रात में ही केम टू डिनर।
कल रात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लास्ट नाइट। क्या इस्तेमाल करते हैं? लास्ट नाइट। आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं स्टरडे इन नाइट, लेकिन जो ग्रामेटिकल करेक्ट वर्ड है वो है लास्ट नाइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे अगर आपको सही से नहीं पता है कि क्या ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड है, क्या स्लैंग है, तो आप इरर कर बैठेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, सेड द डॉक्टर। अब यहाँ पे कंपैरेटिवली एंड बेटर, पहले से कंपेयर हो रहा है, ये वर्ड है कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि पहले से बेहतर है, और फिर बेटर भी लगा रहा है। तो या तो आप कंपैरेटिवली इस्तेमाल कीजिए या तो आप बेटर इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फी। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, और इनफ का मतलब होता है ज्यादा। तो अब पर्याप्त मात्रा में भी है और ज्यादा भी है, अब दोनों का एक साथ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए जो एग्जाम के क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस तरीके के कितने इरर डाले जा सकते हैं, कितने वर्ड्स हैं जो हम जनरल भाषा में बोलते हैं या हम कह लें आम बालचाल की भाषा में बोलते हैं, और जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। चलिए एक एक करके उनको समझते हैं। फ्रीशिप एंड लेक्चररशिप, ये स्लैंग लैंग्वेजेज हैं। हम आम बोल की भाषा में बोलते हैं फ्रीशिप या लेक्चररशिप। लेक्चररशिप नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया लेक्चरशिप होता है। तो लेक्चरशिप की स्पेलिंग होती है LECTURESHIP, लेक्चरशिप। और फ्रीशिप नहीं बोलते हैं, जो इसका ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म होता है वो फ्री स्टूडेंट शिप, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। इसी तरह एक कॉमन सा एग्जाम में जो एरर आता है वो आता है कजिन ब्रदर या फिर कजिन सिस्टर करके सेंटेंस में दिया रहता है। हम जैसे आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि वो मेरा कजिन ब्रदर है, वो मेरा कजिन सिस्टर है। एक्चुअली कजिन के साथ जो ब्रदर या सिस्टर लगाते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में लगाई जाती है, लेकिन ग्रामेटिकली कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन। तो जब हम कजिन बोलते हैं तो उसके साथ ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कलेक्टिव, कलेक्टिव ओपिनियन। तो जब कंसेंसस में पहले से ही एक ओपिनियन है तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा जो ओपिनियन लगा है इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस में जब आता है वो इस तरह आ जाता है कंसेंसस ओपिनियन। कंसोर्ट हस्बैंड या फिर कंसोर्ट वाइफ, आपको पता हो तो नहीं हो तो मैं बता दूं, कंसोर्ट का मतलब होता है हस्बैंड या फिर वाइफ। इसका मतलब भी होता है या तो पति या तो फिर पत्नी। जब दोनों को कॉमन रूप से बात कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं कंसोर्ट। तो इसके साथ हस्बैंड या फिर वाइफ अगर लग के आता है तो वो सुपरफ्लुअस होता है, मतलब वो एक्स्ट्रा लगा है, आपको हस्बैंड एंड वाइफ को हटाने की जरूरत है। फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है तो उसके पहले फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम बात करेंगे कंक्लूजन की, इसका मतलब है कि वो लास्ट पॉइंट है, तो उसमें फिर एक और एक्स्ट्रा फाइनल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो फाइनल यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। तो कंक्लूजन के पहले कभी भी फाइनल मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके का सेंटेंसेस में आता है। अभी हम आगे कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे फाइनल आता है कहाँ पे नहीं आता है, और कैसे सेंटेंस बनता है जो हमको देख के पता नहीं चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया फ्यूनरल सर्विस। फ्यूनरल सर्विस में सर्विस लगाने की आपको जरूरत नहीं होती है, फ्यूनरल ऑलरेडी एक सर्विस होती है। काइंडली रिक्वेस्टेड, अब रिक्वेस्टेड हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और काइंड का भी मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो काइंड अगर वर्ड लगा रहे हैं तो रिक्वेस्टेड लगाने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखिए ये दोनों वर्ड साथ में नहीं आते, काइंडली रिक्वेस्टेड। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं इस तरीके की। सपोजिंग इफ, एक और ये कॉमन सा एरर आता है सेंटेंस में। सपोजिंग इफ या फिर सपोज इफ करके ऐसे आता है, हम बोलते नहीं सपोज इफ इतना, सपोजिंग इफ इतना। तो अगर आपने सपोजिंग वर्ड इस्तेमाल किया है तो आप इफ नहीं लगाओगे, और इफ इस्तेमाल किए हो तो आपको सपोजिंग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पेयर ऑफ वर्ड एक साथ नहीं आते हैं। इनको चाहे तो इफ इस्तेमाल करो या सेंटेंस में, या तो फिर सपोज इस्तेमाल करो। एक और कॉमन सा एरर आता है जो हम बोलते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, और ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। तो ये जो ड्यूरिंग लगा है उसके बाद इसके साथ में जो पीरियड वर्ड आया ये गलत है। ड्यूरिंग का मतलब ये होता है कि एक पीरियड, एक दौरान, समय का दौरान। तो ड्यूरिंग द वार इसका करेक्ट फ्रेज होता है। ये दोनों फ्रेज गलत हैं। जो करेक्ट इसका फ्रेज होता है ये होता है ड्यूरिंग द वार।
ध्यान रखिएगा इस चीज को। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, ड्यूरिंग द वॉर पीरियड नहीं लगाते हैं, ड्यूरिंग के साथ कभी भी पीरियड नहीं लगाते, क्योंकि ड्यूरिंग ऑलरेडी एक ड्यूरेशन है, एक समय अंतराल है, और पीरियड भी समय अंतराल है, तो दोनों वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। रिटर्न बैक, रिटर्न कोई चीज वापस देना, और बैक, बैक मतलब भी कोई चीज एक तरीके से पीछे जाना या वापस देना है। तो जब भी री करके कोई वर्ड आए, जैसे रीइंबर्स बैक, रिट्रीट बैक, यहाँ पे मैंने काफी सारे वर्ड लिए जिनके साथ एरर बनाए जा सकते हैं। रिट्रीट बैक, रिसीड बैक, रिकॉल बैक, रिकैपिचुलेट बैक, रिपीट बैक, रिकास्ट बैक एंड रीराइट बैक। इन सब में, ये जितने सारे वर्ड हैं, इन सब में जो बैक इस्तेमाल किया गया है वो सुपरफ्लुअस है। रिटर्न को सिर्फ रिटर्न लिखते हैं, रीइंबर्स को सिर्फ रीइंबर्स लिखते हैं। रीइंबर्स का मतलब होता है पे बैक, रीइंबर्स का मतलब होता है पे बैक। तो इसके अंदर पहले से ही एक बैक है, तो इसके साथ बैक नहीं लगता है। रिटर्न बैक का मतलब होता है गो बैक, गो के साथ आप बैक लगा सकते हो, गो बैक। तो यहां पे ऑलरेडी एक बैक है, तो आपको दूसरा बैक लगाने की जरूरत नहीं है। रिट्रीट बैक पीछे हटना, इसी तरह रिसीड बैक, रिकॉल बैक, रिकैपिचुलेट बैक, रिपीट बैक, रिकास्ट बैक, रीराइट बैक, इन सब के साथ आप बैक नहीं लगाओगे। अगर जब भी आपको सेंटेंस में ये बैक मिले इन वर्ड्स के साथ, इनको मेमोराइज कर लीजिए, 3-4 बार 5 बार पढ़िए, आपको ऑलरेडी मेमोराइज हो जाएगा। मतलब बहुत इजी तरीके से मेमोराइज होता है। अगर आपको याद करना हो तो सबसे सही तरीका यही होता है कि एक दिन पढ़िए, फिर कल पढ़िए, फिर परसों पढ़िए, फिर 3-4 दिन तक पढ़ते रहिए, और फिर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाती है, और फिर थोड़े समय के बाद उनको रिवीजन देने की जरूरत रहती है। चलिए इस तरीके से कुछ और वर्ड देखते हैं जिनके साथ इस तरीके की पंगेबाजी की जाती है। जैसे हो गया रिबॉर्न, रीबिल्ट, रिगेन, रिट्रीट, रिकॉस्ट, रिकॉल। ये जितने भी सारे वर्ड हैं, इनके साथ एक वर्ड आता है अगेन, अगेन करके दिया रहता है। तो इनके साथ जब भी अगेन वर्ड दिया हो, रिबॉर्न अगेन, रीबिल्ट अगेन, रिगेन अगेन, रीइटरेट अगेन, रिकॉस्ट अगेन या फिर रिकॉल अगेन, तो वो फ्रेज गलत होता है। कभी भी इनके साथ अगेन वर्ड इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये जब भी आते हैं वो बगैर अगेन के आते हैं। अब ओवरराइड की बात करें, ओवरटर्न की बात करें, ओवरशैडो की बात करें, ओवरशूट की बात करें, ओवरटॉप की बात करें, इन सारे वर्ड में एक ओवर ऑलरेडी है। कभी कभी सेंटेंस में जो है इनके बाद एक और ओवर लगा देता है, तो ध्यान रखिएगा कि ओवर इनमें ऑलरेडी पहले है, इनके बाद ओवर दूसरा नहीं आएगा। और एक और कॉमन सा एरर होता है जो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, इक्वली एज गुड एज, इक्वली एज गुड एज। यहाँ पे पहले तो आप कंपेयर कर रहे हो दो तरीके से। एक तो आप इक्वली जब बोल रहे हो तो कंपेयर कर रहे हो किसी को कि ये जैसा है वो वैसा है। फिर एज गुड एज, एज गुड एज आपका जो है पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन है, तो आप एज गुड एज अगर इक्वली एज गुड एज लगाते हो तो गलत होता है। या तो आप इक्वली इस्तेमाल करो या फिर एज गुड एज इस्तेमाल करो, दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता है, ये स्लैंग लैंग्वेज होता है कॉमन फ्रेंड। ये आपको फेसबुक वगैरह पे देखने को मिलेगा, ये वर्ड जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है। आप फ्रेंड लिस्ट में जाके देखेंगे तो उसमें ये पता चलता है म्यूचुअल फ्रेंड लिखा जाता है, बट ये स्लैंग लैंग्वेज है। इसका जो ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म है वो होता है कॉमन फ्रेंड। म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब किसी के बीच में एग्रीमेंट होता है तो वो आपसी समझौते के हिसाब से ही आता है। तो जब पहले से आपसी समझौता है तो उसमें म्यूचुअल लगाने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है सबका, तो उसमें भी म्यूचुअल नहीं लगेगा। तो इन सारे में जो वर्ड लगे हैं म्यूचुअल, ये म्यूचुअल नहीं लगेगा। और एक और कॉमन सा एरर आता है, म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर, म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर में ऑफ ईच अदर, ये जो यूज है इसका ऑफ ईच अदर का, ये गलत है। म्यूचुअल डिसलाइक ये आप लिख सकते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं लिख सकते हो, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं लिख सकते हो, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं, म्यूचुअल डिसलाइक लिख सकते हो। लेकिन इसके साथ याद रखिएगा कि ये फ्रेज ना आए ऑफ ईच अदर। म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर में ऑफ ईच अदर ये सुपरफ्लुअस है। चलिए कुछ और वर्ड समझते हैं इस तरीके के। एक होता है अवेट, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ।
इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू। तो इन वर्ड के साथ जैसे अवेट के साथ, जैसे अगर आपने फॉर लगाया, अवेट, AWAIT, अवेट फॉर, अगर इसके साथ आपने फॉर लगाया, इसका मतलब ये जो फॉर है आप एक जबरदस्ती ऐड कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर एक फॉर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। इसी तरह कंप्राइज के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगाते, क्योंकि कंप्राइज का मतलब होता है कंजिस्ट ऑफ। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी प्रीपोजिशन में बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू, तो इन्वेस्टिगेट इनटू कभी नहीं लगाते, इन्वेस्टिगेट के साथ हम कभी इनटू नहीं लगाते। कुछ और कॉमन से एरर है जो सेंटेंसेस में देता है, जैसे हम बोलते हैं टू ट्विंस, ट्विंस का मतलब ही दो होता है, तो इसके पहले जो टू लगता है वो गलत होता है, तो ट्विंस के पहले कभी भी आप दो मत लगाइएगा। इसी तरह डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, जब डिवाइडेड इनटू 4 का बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, और फिर उसके साथ क्वार्टर लगा रहे हो, क्वार्टर का भी मतलब होता है 1/4 किसी चीज का, तो डिवाइड इनटू 4, 4 और क्वार्टर कभी भी एक साथ नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। डिवाइड इंटू 4 एंड क्वार्टर, तो ये सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे आपको क्वार्टर लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ और वर्ड देखते हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। रीजन बिकॉज, रीजन बिकॉज ध्यान रखिएगा कभी एक साथ नहीं आते, या तो रीजन आएगा या तो बिकॉज आएगा। रीजन के साथ आप वाई लगा सकते हो, रीजन वाई, ध्यान रखिएगा रीजन के साथ आपको बिकॉज नहीं लगाना होता है, ये फ्रेज गलत होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसवेड, डिनाई, रिफ्यूज, लेस्ट, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये निगेटिव वर्ड हैं। अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिस्यूड, डिनाई, रिफ्यूज, लेस्ट, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस में इनके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर नॉट का इस्तेमाल इनके साथ कर दोगे तो वो हो जाएगा डबल निगेटिव, डबल निगेटिव सेंटेंस एरर कर जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस का जैसे एक पार्ट ये हुआ, जिस जिस सेंटेंस के जिस पार्ट में आपका ये वर्ड आए उस पार्ट में नॉट नहीं लगाना होता है, और अगर सेंटेंस का एक पार्ट खत्म हो जाए और उसी में दूसरा पार्ट स्टार्ट हो तो वहां पे आप नॉट लगा सकते हो, लेकिन जिस पार्ट में अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसुएड, डिनाई, रिफ्यूज एंड लेस लगा है उसमें आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करोगे। एक और कॉमन सा एरर आता है, हम बोलते हैं कॉवर्ड मैन। कॉवर्ड मैन जो फ्रेज है वो गलत है। कॉवर्ड मैन में मैन का प्रयोग गलत है, हम लिखते हैं सीधा के सीधा कि वो कायर है, वो कॉवर्ड है, ऐसे बोलते हैं। अगर हमें ये बोलना है तो ये अपने आप में ही नाउन है, इसका मतलब ही होता है कि कायर आदमी। अगर हमको मैन के पहले एग्जेक्टिव यूज करना है तो हम यूज करते हैं कॉवर्डली, ध्यान रखिएगा। फ्ली अवे, फ्ली का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, उसके साथ एक अवे अगर हमने लगा दिया तो मतलब हम सेंटेंस सुपरफ्लुअस बना रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि फ्ली के साथ आप कभी भी अवे नहीं लगाओगे, क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, तो एक और अवे अगर आपने लगाया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस बन जाएगा। चलिए कुछ और समझते हैं वर्ड जिनके साथ ये होते हैं इरर, सुपरफ्लुएसिटी। सडनली कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस या अचानक मिलना। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस या अचानक मिलना, तो कम अक्रॉस में सडनली हिडन है ऑलरेडी, तो सडनली के साथ कम अक्रॉस या कम अक्रॉस के साथ सडनली नहीं लगाते हैं, ये दोनों अलग अलग यूज करते हैं। एक और फ्रेज आता है विद बैग एंड बैगेजेस, ये आपका एक ईडियम है, और ये जो फॉर्म लिखा है ईडियम का ये करेक्ट फॉर्म नहीं है। बैग एंड बैगेजेस ये होता है ईडियम, विथ ऑल बिलोंगिंग, अपने पूरे सामान के साथ, पूरे बोरिया बिस्तर के साथ, इसका मतलब ये होता है। बैग एंड बैगेजेस का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, तो इसमें विथ पहले से है तो इसके साथ विथ इस्तेमाल करना गलत है, तो सिर्फ इस्तेमाल होगा फ्रेज बैग एंड बैगेजेस। ये अभी 2016 में आपका आया था टीयर 1 में। माई फैमिली मेंबर,
अब माई फैमिली मेंबर हम नहीं लिखते, माई फैमिली मेंबर गलत होता है। ए मेंबर ऑफ माई फैमिली करेक्ट फ्रेज होता है। ए मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये करेक्ट फ्रेज होता है, ध्यान रखिएगा। ए मेंबर, मैं रिपीट करता हूं अगर हैंड राइटिंग क्लियर ना हो रही हो तो, ए मेंबर ऑफ माई फैमिली, ऑल माई फैमिली मेंबर्स, इसको लिखते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। तो ये दोनों जो है फ्रेज ये गलत हैं, इनके करेक्ट फॉर्म ये है माई फैमिली मेंबर हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट फ्रेज होता है मेंबर ऑफ माई फैमिली, और ऑल माई फैमिली मेंबर्स होता है ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और कॉमन एरर आता है जैसे पासिंग मार्क्स, हम बोलते हैं कि तुम्हारा पासिंग मार्क्स क्या है और उसका पासिंग मार्क्स क्या है वगैरह वगैरह, तो पासिंग मार्क्स नहीं होता, ये गलत फ्रेज होता है जो है वो पास मार्क। लिंकिंग लैंग्वेज लिंकिंग रोड में जो ये लिंक के साथ आईएनजी लगा है, लिंकिंग लैंग्वेज एंड लिंकिंग रोड, ये आईएनजी गलत है, ये सिंपली होगा लिंक लैंग्वेज या फिर लिंक रोड। तो इस तरीके के वर्ड है जो आपको याद रखने पड़ेंगे जितने मैंने अपने अभी बढ़ाया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं एंड में आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा आपको करने के लिए। चलिए पहले मैं कुछ डिस्कस कर देता हूं आपके साथ ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। अभी मैंने बताया आपको कि काइंडली रिक्वेस्टेड ये नहीं आएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो रिक्वेस्टेड रहेगा सिर्फ, काइंडली नहीं आएगा। रिक्वेस्ट के साथ कभी काइंडली नहीं आता, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हम काइंडली किसी से बात कर रहे होते हैं, पोलाइटली बात कर रहे होते हैं, किसी से पोलाइटली कोई चीज कह रहे होते हैं, तो काइंडली वर्ड रिक्वेस्ट के साथ नहीं आता, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल। यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल, ये वर्ड एक नया है जो मैंने अभी नहीं बताया है, तो कुछ चीजें होती है जो एग्जाम्पल में मिल जाती है। यूनिवर्सली, जब यूनिवर्सली कंडेम्ड हो रहा है तो फिर बाई ऑल का क्या मतलब है, यूनिवर्सल में तो सब कुछ ही शामिल हो जाता है, तो यहाँ पे जो बाई ऑल का यूज है, बाई ऑल का, ये सुपरफ्लुअस है। तो इस तरीके से सेंटेंस आता है, अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो आप सेंटेंस करेक्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, विथ इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा। वी विल अप्रोच नियर आगरा, जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग बोलते हैं कि पूछ देते हैं कि कहाँ पे हो, जैसे हम ड्राइव वगैरह कर रहे होते हैं तो बोल देते हैं अरे अप्रोच कर रहे हैं आगरा के नज़दीक, लेकिन अप्रोच का मतलब ही होता है कि हम नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो अप्रोच और नियर दोनों एक साथ वर्ड नहीं आ सकते, तो यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस है। या तो आप ये बोलो कि वी विल अप्रोचिंग आगरा, या तो फिर बोलो कि वी विल नियर आगरा। तो नियर या फिर अप्रोच में एक वर्ड आपको इस्तेमाल करना है, दोनों इस्तेमाल करना गलत होता है। सपोजिंग इफ, यहीं आपको एरर समझ में आ जाएगा। अभी अभी मैंने बताया कि सपोज और इफ दोनों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, तो या तो आप सपोज करो या तो फिर आप इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस बनाओ, तो चाहे सपोज इस्तेमाल करो चाहे इफ, और आगे सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये चीज पता है तो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हेन द लाइब्रेरियन लेंट मी सम बुक्स ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, रिटर्न देम बैक बाय द एंड ऑफ द मंथ। रिटर्न देम बैक, बैक थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाया है, रिटर्न बैक एक साथ नहीं लगाया है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि बीच में वर्ड्स रहता है, तो रिटर्न बैक इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ आपको रिटर्न इस्तेमाल करना है, बैक नहीं, तो बैक का इस्तेमाल यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। रोहित डिनाइड, जैसे ही आप निगेटिव वर्ड देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कुछ वर्ड डिनाइड, उसमें से एक है निगेटिव वर्ड्स में से, रोहित डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ ऑकरेंस। रोहित डिनाई कर रहा है, खंडन करना होता है डिनाई का मतलब, मैंने वकैफ के लेक्चर में आपको ये भी बताया है। ही वॉज नॉट प्रेजेंट, तो डिनाई करेगा वो प्रेजेंट नहीं था, कि वो इस बात के लिए खंडन करेगा कि वो प्रेजेंट था, तो डिनाई के साथ नॉट नहीं लगते, तो यहाँ पे नॉट का यूज सुपरफ्लुअस है। द डायरेक्टर सेड दैट,
द डायरेक्टर said that it was his decision and that nobody could get it changed. The director said that it was his डिसीजन एंड दैट नो बडी कुड गेट इट चेंज। यहाँ पे एक चीज आप ये समझिए कि एंड दैट दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है। और अगर आप इनडायरेक्ट अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर स्पीच पढ़े होते तो आपको ये समझ में आता कि यहाँ पे सिंगल जो दैट लगा है यही सफिशियंट है सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। यहाँ पे दूसरा दैट जो है ये सुपरफ्लुअस है। द डायरेक्टर सेड दैट इट वाज हिज डिसीजन एंड नोबडी कुड गेट इट चेंज, ये सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म ये होगा। और एक चीज और याद रखिए यहाँ पे कि एंड और दैट एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक कजिन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन। जैसे आपने देखा कजिन सिस्टर, आपको पता है कजिन के साथ सिस्टर या ब्रदर नहीं आता है, आपका एरर यही है, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक मारे निकल गए, पूरा का पूरा टाइम सेव। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर यूज नहीं होता है तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन एरर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। एक ऐसा सेंटेंस है, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे बॉट जो इट इस्तेमाल हुआ है, बॉट के बाद इट इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट फॉर यू, ये करेक्ट फ्रेज रहेगा। इट की यहाँ पे दोबारा जरूरत नहीं है क्योंकि बॉट का ऑब्जेक्ट द कंप्यूटर है, द न्यू कंप्यूटर है, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के स्टार्ट में, तो आपको फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। द थिंग व्हाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हेयर, ये भी एक ट्रिकी सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। द थिंग व्हाट, जब भी कोई ऐसा जो है सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे व्हाट विच इस तरीके का, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे होते हैं, तो इनका जब सब्जेक्ट होता है जैसे थिंग, जे एंटीसीडेंट बोलते हैं, तो एंटीसीडेंट ऐसा होता है जैसे अननोन पर्सन होता है, तो वहां पे व्हाट जो होता है उसके अंदर छिपा ही रहता है। क्या छिपा रहता है? द थिंग विच। तो यहाँ पे अगर करेक्ट फ्रेज इस्तेमाल होगा तो व्हाट की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा? विच। द थिंग विच यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर, द थिंग विच यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। तो ये करेक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे व्हाट लगाने की आपको मतलब ये व्हाट सेंटेंस में इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा विच। द थिंग विच यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड वॉट आई वुड ब्रिंग फॉर हर। यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, उसके बाद इंड में उसके हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। तो यहाँ पे जो टू इस्तेमाल किया गया है ये सुपरफ्लुअस है। हम क्वेश्चन पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग, इसके इंड में प्रीपोजिशन नहीं लगाते, तो यहाँ पे जो टू है वो है सुपरफ्लुअस। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको जो है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको समझ में आ जाए, ये प्रैक्टिस के थ्रू कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आपको समझ में आते हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी रिवीजन करनी पड़ेगी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि सेंटेंस इसके पहले वाला हो गया, सेंटेंस ये वाला हो गया, इसको आप नोट डाउन कीजिए और इनको एक्सेप्शन में डाल के रखिए ताकि आप इसका बार बार रिवीजन कर सकें। इसके पहले वाला सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में आपको पता नहीं चलेगा क्या एरर है, तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इनकी और डिटेल में बात करेंगे जब ग्रामर के और पार्ट पढ़ रहे होंगे, तो उसमें ये सेंटेंस दोबारा रिपीट होते हैं कि जैसे हम प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तब वहां पे इस चीज की चर्चा और डिटेल में करेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विथ मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। अगर आपने डे 1 से डे 4 तक अगर लेक्चर देखा हो तो मैं इस चीज को ऑलरेडी बता चुका हूं कि केम अक्रॉस के साथ कभी विथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ विथ क्या है? सुपरफ्लुअस है। केम अक्रॉस के साथ कभी विथ नहीं आता है, ये सुपरफ्लुअस है। Probably by the end of the year he will leave for the USA with bag and baggages। अभी मैंने बताया है कि जो करेक्ट फ्रेज होता है बैग एंड बैगेजेस, विथ इस्तेमाल नहीं होता है। ये 2016 का क्वेश्चन है, टीयर 1 का। दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हैज सरप्राइज इंटेलेक्चुअल्स
टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये और एक क्वेश्चन है जिसको आपको नोट करने की जरूरत है। अब इसमें होता क्या है, जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तब हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिस या फिर दैट वगैरह आ जाए तब हम नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन लगाते हैं। हैंड राइटिंग क्लियर नहीं हो रही होगी तो एक बार मैं और आपको बोल के बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों की शिकायत रहती है कि सर हैंड राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है। तो मेरी आवाज़ सही से सुनिए कि अगर ए है साथ में नाउन है प्लस ऑफ है, तो उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है वो होता है नाउन का एपोस्ट्रोफी फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे मिनिस्टर्स है। लेकिन अगर दिस है स्टार्ट में, दैट है, जैसे दिस आइडिया हो गया फिर दैट आइडिया हो गया, तो दिस एंड दैट वगैरह है और नाउन है प्लस ऑफ है, तो उसके बाद हम जो है एपोस्ट्रोफी फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, दिस आइडिया ये नाउन है, ऑफ है, फिर नाउन है और दिस है आगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दिस नाउन ऑफ फिर नाउन हो तो हम एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते, ये सुपरफ्लुअस होता है। तो करेक्ट फॉर्म होगा कि दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज सरप्राइज्ड इंटेलेक्चुअल्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये कुछ जो मैंने 4-5 रेड में लिखे हैं या जो मैंने आपको बोले नोट डाउन करने के लिए, इनको नोट डाउन कीजिए, इनको बार बार रिवाइज कीजिए। ये जब दोबारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एज इट इज पूछे जाते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाता है। मैं अब आगे आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करना है और आपको सोल्यूशन इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब आप उससे मैच कराइएगा और कमेंट में मुझको लिख के बताइएगा आप कितने परसेंटेज सही कर रहे हैं। या अगर उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि इन जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो मैंने अभी तक डे 4 तक पढ़ाया है, उसमें से कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा सर ये वाला क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है। देन मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं उसमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने ना पढ़ाया हो, कुछ नया हो आपके लिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे देन। तो इसके बाद मैं स्लाइड्स आगे बढ़ा रहा हूं जिसमें आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे एक एक करके। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए और इसको आपको सॉल्व करना है और अगली वीडियो में बताना है। नंबरिंग मैंने कर नहीं रखी, आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लीजिएगा। जब मैं अगली बार दूंगा तो नंबरिंग मैं इसी सीक्वेंस में करूंगा जिस सीक्वेंस में ये वीडियो लिखी हुई है। यहाँ से मैं पहले जो पहला सेंटेंस है हमारा, यहाँ से 1 डालूंगा और फिर इसी सीक्वेंस में चलता रहूंगा कि कहाँ तक पहुंचता है। ये दूसरा है, इसको पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ये तीसरा है। आप लोगों ने बोला था कि एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा सर, इसलिए मैं एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बुक रेफर कर दीजिए। मैं बुक ऑलरेडी आपको रेफर कर चुका हूँ कि आप एसपी बख्शी इस्तेमाल कीजिए ग्रामर के लिए, वकैब के लिए, सॉरी एसपी बख्शी इस्तेमाल कीजिए आप वकैब के लिए, ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की बुक इस्तेमाल कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए जो है आप किरण की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जो बता रहा हूँ आप उसको कायदे से पढ़िए और इन 3 बुक से मैटर मिल जाएंगे। इन मेरे जो मैटर है इन 3 बुक से मैटर हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मैटर हैं, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं जो इन बुक्स में मैंने पढ़ पढ़ के बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा का सारा मैं इस 50 दिन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये वही पूरे के पूरे मेरे नोट्स है जिसने मुझे नंबर दिलाए हैं और मुझे पता है कि ये किसी भी पर्सन को, अगर कोई लड़का कोई स्टूडेंट अगर तमीज़ में इस चीज़ को पढ़ ले तो मेरे से ज़्यादा स्कोर कर सकता है। क्योंकि मेरी इंग्लिश तो बहुत ही गंदी थी तो मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप में से किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है और ये कंटेंट आप अगर सही से इस्तेमाल करते हो तो आप 170 175 नंबर तक निकाल सकते हो। कुछ इरर हो सकते हैं वीडियोज में, जैसे कभी टाइपिंग इरर हो जाती है और स्पेलिंग इरर हो जाती है, बहुत छोटी इरर होती है और मैं आपको सपोज करो कुछ समझा रहा हूँ। जैसे इंक्वायर इनटू इंक्वायर करके एक अभी था, तो एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि सतीश शाह नाम है लड़के का,
मैं इसको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इसने एरर बोला कि सर यहाँ पे ई नहीं आई होगा स्पेलिंग में, ये गलत है। तो ये क्या होता है कि जब समझा रहे होते हैं हम तो ध्यान उस पे रहता है, कभी स्पेलिंग पे नहीं जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई एरर हो और आप बुक्स पढ़ रहे हो सेम, तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग कोई और पर्सन कर रहा होता है तो टाइपिंग में एरर हो जाती है, या मैं ही टाइपिंग कर रहा हूँ तो टाइपिंग मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल रहता है तो थोड़ी बहुत एक दो पे एरर आ ही जाती है। तो ये चीज़ आपका काम है, एरर फाइंड आउट करना, बताना, रेक्टिफाई मैं करूंगा अगली वीडियोस में। तो जितने एरर्स अभी तक आए हैं उनको मैं अगली वीडियोस में या उसके अगली वीडियोस में रेक्टिफाई जरूर कर दूंगा। आप रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहिए। आपने इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज ये जो हमारा सुपरफ्लुअस और स्लैंग वाला पार्ट है ये खत्म हुआ, ये एक्स्ट्रा है, और ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिए, और जिस तरीके से मैं डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप इसको पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, और 50 दिन में देखेंगे कि आपको बहुत परफेक्शन आएगा और आपका स्कोर बहुत बढ़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आ रहा है एग्जाम नहीं आ रहा है, बस आप 3 घंटे निकालिए इंग्लिश के लिए, इतना तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो, क्योंकि 250 नंबर की इंग्लिश होती है। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।